वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 की। इस एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट यानी अच्छे शासन का अधिनियम भी बोला जाता है। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस इन इंडिया यानी भारत में बेहतर प्रशासन के लिए अधिनियम भी कहा जाता है। ये सब इसके नाम हैं, उस नामों पे मत जाइए। बस ये कि इम्पोर्टेंस कि ये 58 में आया है। इसके पीछे 57 में हमें पता है रिवॉल्ट हुआ था, जिसके पीछे कुछ कॉजेज़ होंगे आने के। और दूसरा ये कि यहाँ पे अब यहाँ एक चीज़ हो जाएगी कि जो पहले ब्रिटिश क्राउन रहते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, यानी पहले उनने व्यापार करने भेजा, धीरे धीरे करके उनको व्यापार से हटाकर उनको पॉलिटिकल जो साइड थी उसमें डाला, यानी कि उनको पूरा प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई। धीरे धीरे करके ऐसा चलता रहा। आगे चल के इस समय यानी कि 1858 के समय पर अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट इंटरफेयर करेंगे भारतीय मैटर में। ठीक है, तो ये इनका हो गया। इसके अलावा वायसरॉय वगैरह इन सब की नियुक्ति, ये सब इनके इधर उधर की जो चीज़ें थी वो भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप आगे पहले देखते हैं कॉजेज़ क्या थे। सबसे पहले कॉज देखते हैं। पहला कॉज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का रिवॉल्ट। करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो है ही है, और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन पीपल। इंडियन जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। अब ये सोचिए कि जो चीज़ें भारत में उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि अपन प्राइमरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ से मान लीजिए 1 किलो गेहूँ लिया, गेहूँ को उन्होंने ख़रीदा 2 रुपये किलो, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी मनमाने ढंग पे ख़रीदते थे। जैसे आपने सुना होगा नील रिवॉल्ट के बारे में। तो जो इंडिगो रिवॉल्ट या नील विद्रोह जो था, उसमें भी यही हो रहा था कि जो लोग थे वो नहीं चाह रहे थे हम नील की खेती करें, लेकिन अंग्रेज जो थे वो 3/20 भाग पर उनको ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। और अब उसको अब खरीदने वाला कोई और होता नहीं है, अकेली एक गवर्नमेंट, यानी कि जो अंग्रेज थे वो अकेले थे, तो वो अपने मुंह मांगे दाम पर खरीदते थे, मतलब खुद के हिसाब से खरीदते थे वो कि हमें कितने में खरीदना है। तो यहाँ यही होता था, क्या था, गेहूँ खरीदा अपने मुंह मांगे, मतलब अपने हिसाब से अपने दामों पर खरीद लिया, या ज़बरदस्ती करके फिर इसे लेके गए ब्रिटेन। ब्रिटेन में इसको, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में था वो पीक पर था, तो उस टाइम जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब आ चुका था, वहाँ अपने यहाँ पे अभी प्राइमरी प्रोडक्शन पर ही चल रहे थे, यानी कि प्राइमरी जो अपना एरिया होता है उस पर ही बात कर रहे थे। हम यहाँ पे से प्रोडक्शन करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो यहाँ से लेकर जाते थे, यानी रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, उधर से फिनिश्ड गुड हमारे यहाँ लेकर आएंगे, और उस फिनिश्ड गुड को हमें देकर मतलब एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। यानी कि मतलब ये पूरा उनने मार्केट ऐसा कैप्चर कर रखा था कि वहाँ के लोगों को वो जॉब भी देंगे, इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ लगाएंगे, ये सब था। हाँ, अगर वो अपने लिए फ़ायदेमंद तब होता जब वो यहाँ आते और हमें ही वो देते कि आप मतलब यहीं पे पूरे भारत में इंडस्ट्रीज़ लगाते, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को मतलब यहीं मैन्युफैक्चर करते, और यहीं के रॉ मटेरियल का यूज़ करके यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते, तो अब ये माना जाता है कि इंडियन फेवर में था। लेकिन अब ये सब जब इंडियन फेवर में क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं अपने मुँह मांगे दाम पर, वहाँ ले जाके फिनिश गुड खरीद रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, और उसको लाके भारत में दोबारा से बेच रहे हैं। तो ये सब जो प्रोसेस थी, यही एक्सप्लॉइटेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बनी, क्योंकि यहीं से ही लोग जो थे वो गरीब और गरीब होते चले गए ये सब चीज़ों की वजह से। तो इसकी बात करते हैं। इसके अलावा और कॉजेज़ जो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं वो ये हो सकते हैं, जैसे कि जो दत्तक पुत्र को गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, यानी कोई अपने जैसे किसी के कोई उत्तराधिकार नहीं है, तो जब उत्तराधिकारी नहीं है कोई, तो उसकी उस दशा में कोई व्यक्ति किसी को गोद नहीं ले सकता, ये सब खत्म कर दिया था। जैसे झांसी की रानी ने जो विद्रोह किया था 1857 के टाइम पे ही, तो वो इसलिए ही किया था क्योंकि उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया था।
तो अब ये इधर कर रहे थे कि डलहौजी ने अपनी नीतियाँ चला रखी थी जिनमें हड़प नीति सबसे फेमस थी। तो हड़प नीति के तहत वो उनको मतलब ऑक्यूपाई कर लेंगे उनके वो पूरे एरिया को, उसको पूरा। तो इसीलिए इन्होंने क्या सोचा कि अब हमें और कुछ रीज़न दिख नहीं रहा है तो हम रिवॉल्ट करना पड़ेगा, और ये रिवॉल्ट अल्टीमेटली रिवॉल्ट कारण बना कि इनको ये एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिश क्राउन था उन्हें ये लगने लगा था कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके हाथ में कुछ नहीं है एक्चुअल में। जैसे हम कह सकते हैं कि ये उस टाइप की चीज़ नहीं है, अपन ये सोच के चलें कि नहीं कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी हमारे लिए, कुछ नहीं था एक्चुअली। उनका बस ये था कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करना था, करना उन्हें वही काम था, लेकिन लोगों का माइंड डाइवर्ट करना था, ये सब होता है। तो इसके कुछ प्रोविजंस थे। पहला, जैसे गवर्नर जनरल अपॉइंटेड एज द वायसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि एक्चुअल में इस समय अगर जैसे कुछ कुछ होते हैं उनको ये पता होता है कि गवर्नर जनरल जो है वो यहाँ से पद ख़त्म कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वायसरॉय जो होता है उसका मतलब होता है वॉइस ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन की आवाज़ है वो, बाकी और कुछ नहीं है। तो प्रिंसले स्टेट यानी कि जो देसी रियासतें होती थी भारत में, तो अब जो 550 से ज़्यादा जो देसी रियासत थी, जब उनमें ये जो जाएगा ये व्यक्ति, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा वो ब्रिटिश क्राउन की आवाज़ कहलाएगा, यानी कि वायसरॉय कहलाएगा। ठीक है, ये समझ आया। इसके अलावा अगला क्या होता है कि अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन जो होता है वो डायरेक्ट अपना रूल करने लगेगा। अभी किसके माध्यम से कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कर रहे थे, अब डायरेक्ट रूल ये ही करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे कि जो मतलब एक इंडियन सेक्रेटरी यानी कि भारत सचिव की नियुक्ति कर दी गई। अब ये भारत सचिव क्या चीज़ थी, तो ये एक ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल होता था या जो मंत्री परिषद होती थी उसका एक मेंबर होता था। मतलब ये ब्रिटिश जो मिनिस्टर्स होते थे उनकी काउंसिल का एक मेंबर होगा, और ये जो मेंबर होगा ये भारत में आएगा, और ये इसका काम ये रहेगा कि ये जो अपने यहाँ पे यानी गवर्नर जनरल या जैसे कहें बाय जो वॉइसरॉय होता है इसको सजेशन देना। और सजेशन ऐसा अभी तक हम देखते थे कि एग्जीक्यूटिव सजेशन देती थी, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के सजेशन अगर गवर्नर जनरल को मानने हैं नहीं मानने हैं इसका कोई दबाव नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं थी कि मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो भारत सचिव होगा यानी इंडियन सेक्रेटरी होगा, इसकी बात मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट ये था कि अगर इसने बोल दिया तो बात माननी ही होगी, ये सब इसका था। इसके अलावा बात करें भारत सचिव में, पहला जो भारत सचिव था वो एडवर्ड हेनरी स्टैनले जो थे, वो पहले, या लॉर्ड स्टैनले भी इनको बोला जाता है, ये पहले जो इंडियन सेक्रेटरी के रूप में आए थे। वो वायसरॉय तो पता ही होगा कि लॉर्ड कैनिंग ही थे। इसके अलावा यहाँ पे रानी की घोषणा कर दी गई थी। रानी की घोषणा जो होगी 1 नवंबर 1858 को की जाएगी, और ये जो घोषणा होगी इसमें ये कहा जाएगा कि अब हम भारत के और क्षेत्रों को अधिग्रहित नहीं करेंगे, जितना है उतने पे ही रहेंगे और करों में वृद्धि नहीं करेंगे, इस प्रकार की बातें। लेकिन उनको फॉलो नहीं किया गया था क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था। इसके अलावा जो जो इंडियन सेक्रेटरी था उसके साथ, यानी जो एक काउंसिल बना दी इनने इंडियन सेक्रेटरी के साथ, इंडियन काउंसिल, वो एक परिषद जो थी भारत परिषद, उसमें 15 मेंबर थे। अब लेकिन ये 15 मेंबर ऐसे थे कि ये केवल सलाहकारी प्रकृति के थे। 15 मेंबर सलाहकारी प्रकृति के थे। इनमें से कुछ मेंबर क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और कुछ मेंबर जो थे वो यहाँ पे इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं वो, इसके अलावा ये इनका काम एक ही होगा कि इंडियन सेक्रेटरी जो होगा भारत सचिव उसको सहायता देना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। यही था। मतलब 1858 जो है यानी कि 1858 का जो गुड गवर्नेंस एक्ट है उसके बारे में बस यही है। और अब आगे बात करेंगे हम 1861 के एक्ट, यानी कि जो भारत परिषद अधिनियम या फिर इसको कहें इंडियन काउंसिल एक्ट, उसकी बात करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।